हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे कि हम कैसे क्या है कि रूल क्या होता है और इन रूल के हिसाब से हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको हर टाइप के सेंटेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अफर्मेटिव हो गया, फिर निगेटिव, फिर ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पे एक गोल्डन रूल जो है, किसको रूल को फॉलो करके हमें ये ट्रांसलेशन करना है, इसको मैं बताऊँगा, आप सभी को समझाऊँगा अच्छे से। उसके आगे चलेंगे तो हम कुछ एक्सरसाइज जो है, इसको ये जो एक्सरसाइज आप हम लोग देख रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करके देखेंगे कि हम इसको जैसे रियल लाइफ में रूल के बाद हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिस कर सकें। तो हम यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और इसका पूरा एक जितना भी है सेंटेंस, 8 सेंटेंस है, तो 8 सेंटेंस को देखेंगे और अच्छे से हम समझेंगे कि अच्छा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन है उसको ट्रांसलेट करते समय क्या क्या रूल, क्या क्या फॉलो करना होता है और एक्चुअली हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हम बात करने वाले हैं। उससे आगे मैं बढ़ने से पहले मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर ये जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसके अलावा अगर प्रेजेंट पास्ट अगर आप उनको भी कवर करना चाहते हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी जगह कवर करना चाहते हो, तो वो आपको क्या है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको चले जाना है और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। वहाँ पे आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक ट्रांसलेशन को सीख सकते हैं, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें मास्टर हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फिर यहाँ पे अब हम देखते हैं, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझते हैं। फ्यूचर यानी ये जो काम है ये फ्यूचर में होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। परफेक्ट यानी कि कंप्लीट भी हो चुका है। परफेक्ट यानी पूरा हो चुका है, कोई भी काम पूरा हो चुका है। फ्यूचर मतलब आने वाले समय में पूरा होगा। तो आप देखो, ये एक प्रकार से खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि काम पूरा भी हो चुका है और काम पूरा भी होगा। फ्यूचर कह रहा है काम होगा, परफेक्ट कहता है कि काम हो चुका होगा, मतलब वो फ्यूचर मतलब काम पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अभी 6 बज रहा है तो 8 बजे तक या 9 बजे तक कोई काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए काम भी कंप्लीट हो जा रहा है और फ्यूचर में काम कंप्लीट हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उनको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आप इसको सिंपल साधारण में समझना चाहते हैं तो आपको लास्ट में चुकेगा, चुकूंगा और चुकोगे देखने के लिए मिलेगा। जैसे एक यहाँ पे आप देखिए, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, अभी खाना मैंने खाया नहीं है, या क्या हम कब खाना खाएंगे? 7 बजे से पहले। ठीक है, मान लीजिए शाम का 7 बजने से पहले हम खाना खा लेंगे, यानी हम बात तो कर रहे हैं 7 बजे की, मतलब फ्यूचर की, और खाना खा लेंगे तब तक, यानी तब तक अपना काम जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। यानी फ्यूचर में जब कोई काम कंप्लीट हो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसका पहचान होगा चुका होगा, चुके होंगे, इस टाइप के आपको लास्ट में देखने के लिए हिंदी में आपको मिल जाएगा। फिर अब एक और बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऐसे आपको देखने के लिए सेंटेंस जरूर मिलेगा, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, हम अपना खाना खा चुके होंगे, ये खुद का एक सेंटेंस है, और 7 बजने से पहले ये भी खुद का सेंटेंस है। ठीक है, ट्रांसलेशन में इसका यूज आएगा, इसलिए मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ। सूरज छिपने से पहले अलग सेंटेंस है, वे मैच खेल चुके होंगे अलग है। ठीक है, इनको हम कंबाइन करके ट्रांसलेशन जो है बनाएंगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे पहले या फिर ऐसे आपको एक काम ऐसा मिलेगा बीच में, मतलब आपको एक जोड़ने वाला मिल रहा है। मतलब काम ये बता रहा है कि इससे पहले आपको ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस देखने के लिए मिल जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको 2 सेंटेंसेस देखने के लिए मिल जा रहे हैं। जैसे आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। ठीक है, आपके आने से पहले अलग है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा अलग है, लेकिन इन दोनों को हम कंबाइन करके यहाँ पे ट्रांसलेशन बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि आप जैसे सूरज छिपने से पहले, ये वाला जो है छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, वे मैच खेल चुके होंगे तो फ्यूचर वाला एग्जाम्पल हो जाता है, और सूरज छिपने से पहले जो है वो परफेक्ट का एक प्रकार से इसको कंबाइन करके इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाता है। अब हम रूल के बारे में देख लेते हैं कि रूल क्या है एक्चुअली। तो आप एक चीज़ देखिए, आई और वी जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, आई और वी, वहाँ पे शैल
का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। उसके अलावा कुछ भी रहे, ही रहे, बॉयज रहे, दे रहे, कुछ भी रहे, वहाँ पे विल का प्रयोग होगा, विल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मतलब आई और वी के साथ शैल का, उसके अलावा जितना कुछ भी रहेगा उसका विल का प्रयोग होगा। लेकिन अब देखिए विल के बाद हम विल हो या शैल हो उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, विल हो या शैल हो उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, विल हो या शैल हो उसके बाद हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे गोल्डन रूल है, इसको देखिए। हम क्या करेंगे, विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल के बाद हम हैव लिखते हैं, विल या शैल के बाद हम हैव लिखते हैं और फिर जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे मैंने नॉट लिखा हुआ है, नॉट इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपको नॉट अगर दिया होगा कहीं पे तो आप नॉट की इंग्लिश लिखेंगे, वरना नॉट को जो है ख़त्म कर देंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आप देखिए विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद जाके आपका हैव आ जाएगा और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखिए विल या शैल तो इसमें भी आएगा, बस इसमें नॉट अलग से आ जाता है, नॉट अलग से आ जाता है। तो फिर अब यहाँ पे आइए, देखिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं, नॉट लिखना होता है तो अब हमको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि नॉट एक्चुअली हम लिखेंगे कहाँ पे। हैव नॉट भी हो सकता है, विल नॉट, शैल नॉट भी हो सकता है, सब्जेक्ट जैसे ही विल नॉट हैव हो सकता है, या हम लिख सकते हैं ही विल हैव नॉट। कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सिंपल आपको ये ध्यान देना है विल या शैल जो भी आए, ठीक है, उसके तुरंत बाद जो है नॉट लिख देना है और उसके बाद हैव लिखना है। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जब आप हैव लिखेंगे, हैव उससे पहले नॉट आएगा, हैव से पहले नॉट आएगा, ठीक है, हैव से पहले नॉट आएगा। सिर्फ आप इतना याद रखे रहो, कभी भी हम लिखेंगे तो नॉट को हमेशा विल और हैव के बीच में लिखेंगे, या फिर शैल और हैव के बीच में लिखेंगे। इसको बीच में ही लिखना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, दूसरा ऐसे याद कर सकते हो कि इसे हम हैव से तुरंत पहले नॉट, मतलब हैव से पहले नॉट लिखेंगे, ठीक है। और अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। अब देखिए हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, यहाँ पे वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो हम पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे, पहले वाले को हम अलग कर देते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि हरी के आने से पहले अलग, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी अलग। तो हम सबसे पहले इंग्लिश इसकी लिखते हैं, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए सी के साथ आएगा विल, तो सी विल और उसके बाद आएगा नॉट। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हैव से पहले आ जाएगा नॉट, तो सी विल नॉट हैव रिटन द लेटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बिफोर हरी कम्स, हरी के आने से पहले। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हो हरी के आने से पहले की इंग्लिश भी हमें लिखनी है, तो हरी के आने से पहले इस वाले जो पार्ट का इंग्लिश जो होता है ना फ्रेंड्स, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया जाता है। हरी के आने से पहले, तो देखिए हरी कम्स, हरी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने SIS लगा दिया है वर्ब के साथ भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, सोने से पहले का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, बिफोर ही स्लीप्स, ठीक है। वैसे अध्यापक के आने से पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हेल्प लेंगे, जैसे बिफोर द टीचर कम्स, टीचर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे कम्स लिख रहे हैं। ऐसे ही आपको हर जगह पहले वाला जो पार्ट है, क्या 7 बजने से पहले, यानी 7 बजने से पहले, तो बिफोर इट इज 7, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करने वाले हैं हम। गाड़ी के आने से पहले, बिफोर द ट्रेन अराइव्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि पहले हम विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद जहां बिफोर आ गया, उसके बाद का जो पार्ट है, ये जैसे अध्यापक के आने से पहले, हरी के आने से पहले या गाड़ी के आने से पहले, उसका जो हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने वाले थे। तो इसमें आप देखिए निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो है 2 टाइप के जो ट्रांसलेशन आपको करने के लिए मिल जाएंगे। आप देखिए एक तो पहले क्या आ जाएगा, जैसे कि क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे, यानी क्या पहले आ जाएगा।
दूसरा अगर हम देखें सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। अब आप देखिए दोनों में अंतर क्या है, क्या पहले आ गया है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो शुरू में आ जा रहा है, दूसरा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बीच में आ रहा है। जैसे यहाँ पे कितने लड़के, तो ये बीच में आ रहा है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे कौन तुम्हारे बीच में आया है, और वैसे ही कहाँ बीच में आया है। तो अब इसमें दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो जहाँ पे क्या आया होगा सबसे पहले, क्या जहाँ पे आ गया होगा वहाँ पे विल या शैल जो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, क्या गाड़ी के आने से पहले हम की बात हो रही है यानी वी की बात हो रही है, वी यानी हम, तो वी के लिए शैल आएगा तो शैल को आगे कर देंगे। लेकिन लड़के जब है तो लड़के के लिए बॉयज आएगा, तो बॉयज में विल का प्रयोग होगा तो विल को आगे करेंगे। वी के साथ शैल का प्रयोग होगा इसलिए शैल को आगे किया है, बॉयज के साथ विल का प्रयोग होगा इसलिए विल को आगे किया हुआ है। यानी सबसे पहले इस विल या शैल को लिख देंगे, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। बट आप देखो इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कुछ होगा नहीं। ये जो अपना गोल्डन रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 ऑब्जेक्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना। विल या शैल जो है ना बस पहले लेके चले आइए। विल या शैल जो है इसमें जो भी यूज हो रहा हो उसको पहले लेके चले आइए। उसके बाद इस जब आप पहले लेके चले आएंगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो क्या ये बन जाएगा, विल या शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट होगा तो यूज होगा, नहीं तो हैव पे आ जाइएगा, फिर उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट। करना कुछ नहीं है, सिंपल आप जो साधारण ट्रांसलेशन बनाइए और बनाने के बाद विल या शैल जो भी है उसको पहले लेते आइए। ये तो क्या अगर है उसके लिए हो गया। अब जो है यहाँ पे विल या शैल जो बीच में अगर आता है, जैसे बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे हाउ मेनी, हु, वेयर। बट अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे हु के बाद विल आया है, वेयर के बाद विल आया है, बट हाउ मेनी के बाद विल नहीं आया है, बीच में बॉयज आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ मेनी हुज अगर इस टाइप का आ जाता है वहाँ पे, जैसे किसी के बारे में अगर कुछ कहा जाए, जब यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। हाउ मेनी विल एक वो है कि यहाँ पे हमें जो नाउन है उसको भी यहाँ पे पहले लिखना पड़ता है, और कहाँ कहाँ पे लिखना पड़ता है, जहाँ पे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच जैसे आ जाएं तो अब इसमें जो है यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे एक नॉट वाला जो सेंटेंस है देख लेते हैं। यहाँ पे नॉट वाला सेंटेंस हाँ नहीं ले चुके होंगे, सेकेंड नंबर का आप सेंटेंस देखिए। तो हमने क्या किया, शैल या विल को पहले ला दिया, फिर वी को पहले लाया सब्जेक्ट, और उसके बाद देखिए नॉट का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, और नॉट के बाद ही हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ से आएगा, उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो आएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब पहले जो क्या गाड़ी के आने से पहले, यानी गाड़ी के आने से पहले का जो ट्रांसलेशन होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। 7 बजने से पहले का इंग्लिश जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी पहले हमें विल या शैल हैव बीन का, विल या शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, बाद में हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हमें जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, वर्षा होने से पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। वर्षा होने से पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। ध्यान से देखिए, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्षा होने से पहले और दूसरा वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। पहले हम इंग्लिश उसके लिखते हैं, पहले वाला जो होता है उसको हम अभी बाद में लिखते हैं, वर्षा होने से पहले की इंग्लिश बाद में लिखेंगे। हम ये लिखेंगे वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा कि इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा, इसका इंग्लिश जो होगा, अब देखो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और ही के साथ आएगा विल, तो ही विल हैव फिनिश्ड अपना काम, फिनिश्ड हिज वर्क, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। और वर्षा होने से पहले का इंग्लिश लिख देंगे बिफोर इट रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? आप देखिए क्या पहले आ गया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम की बात हो रही है, हम के साथ क्या आएगा, शैल, तो शैल को सबसे पहले लिख देंगे शैल। उसके बाद क्या की इंग्लिश हो गई, अब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे, हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो शैल वी नॉट हैव टेकन, शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर। अब बिफोर के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, बिफोर ट्रेन कम्स, यानी गाड़ी के आने से पहले, यानी बिफोर ट्रेन कम्स। बहुत कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर आप देखो यहाँ पे शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर ट्रेन कम्स, अगर आप पढ़ने में अटपटा लग सकता है,
लेकिन ये सही है। एक बात और, आप एक काम और कर सकते हो, ये नॉट जो है ना यहाँ पे सैल के साथ जो होता है, क्या शॉर्ट फॉर्म होता है ना, सैलेंट जैसे होता है कि हैव के साथ जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है हैवंट, वैसे ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नॉट को जो है सैल के साथ तो यूज करोगे तो स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऐसे ये जो बोलते समय का मैं बता रहा हूँ कि बोलते समय क्या होगा, ये नॉट पहले आ जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, स्टूडेंट वी हैव टेकन द टिकट बिफोर ट्रेन कम्स। ये बोलने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे नॉट को अगर हम सैल के साथ लगा देंगे, सैल नॉट, वो स्टूडेंट बन जाएगा। तो हम इसको अगर बोलना होगा शॉर्ट फॉर्म में तो बोलेंगे स्टूडेंट वी हैव टेकन द टिकट बिफोर। यहाँ पे नॉट को हम पहले ही बोल देंगे। तो ये स्पीकिंग का पार्ट है, उसको हम नहीं कवर कर रहे हैं। अभी हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करें तो शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर ट्रेन कम्स, ऐसे होगा। नेक्स्ट है, क्या वर्षा होने से पहले मोहन घर नहीं जा चुका होगा? क्या फिर आया, मोहन की बात हो रही है तो विल को आगे लाएंगे, विल, फिर यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखेंगे मोहन घर नहीं जा चुका होगा। तो मोहन घर नहीं जा चुका, मोहन, फिर नॉट पहले आएगा, हैव से पहले आएगा, मैंने आपको बताया नॉट पहले आएगा हैव से। तो विल मोहन नॉट हैव, एक मिनट, यहाँ पे बीन का प्रयोग नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे विल मोहन नॉट हैव गॉन होम बिफोर इट रेन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा हम जनरली मिस्टेक करते हैं, बिन का प्रयोग कर देंगे या ऐसे उल्टा सीधा रूल लगा देंगे। वैसे यहाँ पे देखिए विल मोहन नॉट हैव गॉन होम बिफोर इट रेन्स, ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ बात करते हैं, मेहमानों के आने से पहले हम खाना नहीं खा चुके होंगे। तो आने से पहले की इंग्लिश तो हम खत्म कर देते हैं, यहाँ पे देखिए पहले बाद में लिखेंगे, और या फिर आप मन में बना सकते हैं मेहमानों के आने से पहले, यानी बिफोर गेस्ट मेहमानों की बात हो रही है, गेस्ट हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। और आने से पहले तो गेस्ट के साथ जो है एस या एस नहीं आएगा, कम आएगा, बिफोर गेस्ट कम, ठीक है, इतना तो सिंपल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम खाना नहीं खा चुके होंगे, वी विल, वी के साथ शैल आएगा, वी शैल नॉट हैव ईटन। यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ, विच वन, फोर्थ वन। और यहाँ पे देखिए वी विल नॉट, हाँ, मेहमानों के आने से पहले हम खाना नहीं खा चुके हैं, वी के साथ प्रयोग होगा शैल। देखिए ऐसे ही मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, जनरली ऐसे ही हम करते हैं, वी शैल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर गेस्ट्स कम। तो ये फोर्थ हो गया, वी शैल नॉट हैव ईटन द फूड। ऐसे आप देखिए मिस्टेक होता है, आपको ऐसे इग्नोर करना है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ बात करेंगे, क्या माँ के खाना बनाने के पहले नौकर बाजार से नहीं आ चुका होगा? देखिए आप, कॉम्प्लिकेट लग सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है थोड़ा। क्या माँ के खाना बनाने के पहले नौकर बाजार से नहीं आ चुका होगा? इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नौकर बाजार से नहीं आ चुका होगा, और नौकर बाजार से नहीं आ चुका होगा क्या होगा, सर्वेंट, और इसके साथ आएगा विल नॉट हैव। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कम का जो COME का फॉर्म होता है। तो देखिए कम केम, फिर से कम पे ही आ जाता है, इसलिए हम कम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सर्वेंट विल नॉट हैव कम, बाजार से नहीं आ चुका होगा, फ्रॉम द मार्केट। तो देखिए यहाँ पे सर्वेंट, यहाँ पे जो है, देखिए मैं साधारण बता रहा हूँ, जैसा भी क्या को मैं बाद में लाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे नौकर बाजार से नहीं आ चुका होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, सर्वेंट विल नॉट हैव रिटर्न बैक फ्रॉम द मार्केट। यही अपनी इंग्लिश होती। यहाँ पे बैक लिख भी सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं, रिटर्न बैक फ्रॉम द रिटर्न बैक। तो आप देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या के इंग्लिश के लिए हम विल को ला देंगे पहले। तो जब विल को हम आगे ला देंगे तो क्या बन जाएगा अपना सेंटेंस, विल द सर्वेंट नॉट हैव रिटर्न बैक फ्रॉम द मार्केट। ये वाला सेंटेंस तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, इतना तो कन्फर्म है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जो पार्ट है यहाँ पे सिंपल वाला बनता है, माँ के खाना बनाने के पहले, तो बिफोर मदर कुक्स फूड, ऐसे आप देख सकते हो। फूड की इंग्लिश भी आप चाहो तो ऐसे बिफोर मदर कुक्स भी रख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, और वो है परीक्षा आरंभ होने से पहले वह अपनी पुस्तकें समाप्त कर चुकेगी। परीक्षा आरंभ होने से पहले वह अपनी पुस्तकें समाप्त कर चुकेगी। अब आप देखो यहाँ पे परीक्षा समाप्त होने से पहले, बिफोर एग्जामिनेशन, आरंभ मतलब स्टार्ट, शुरू होना, बिफोर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। इसका इंग्लिश तो सिंपल में हमें रखना है, ये खत्म हो गया। अब हम इसको देखेंगे, वह अपनी पुस्तकें समाप्त कर चुकेगी। हम बात कर रहे हैं फीमेल के बारे में, लड़की के बारे में, तो हम सी का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ विल आ जाएगा, सी विल हैव फिनिश्ड
हर बुक। अपनी यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ अपनी दिया हुआ है तो अपनी की इंग्लिश हम हर लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना जो इंग्लिश होगा, शी विल हैव फिनिश्ड हर बुक बिफोर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। शी विल हैव फिनिश्ड हर बुक बिफोर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन ये ट्रांसलेशन आपको बन जाएंगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट है, क्या सूर्य उदय होने से पहले चिड़िया चहचहाने लगी होंगी? होंगी यानी कई सारी चिड़िया की बात कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म में। तो क्या सूर्य उदय होने से पहले यानी सूर्य के उगने से पहले चिड़िया चहचहाने लगी होंगी? पहले के सेंटेंस को अलग करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं चिड़िया चहचहाने लगी होंगी। तो यहाँ पे देखिए, बर्ड्स विल हैव स्टार्टेड चर्पिंग। बर्ड्स मतलब चिड़िया, विल हैव लगी होंगी, बर्ड्स विल हैव स्टार्टेड चर्पिंग, CHIRP चहचहाना होता है। या फिर स्टार्टेड को आप इग्नोर कर, स्टार्टेड चर्पिंग को अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या होगा, बर्ड्स विल हैव स्टार्टेड चर्पिंग, ठीक है, चहचहाने लगी होंगी सूर्य उदय होने से पहले, बिफोर सन राइजेस, बिफोर सन राइजेस। तो ये आप देख सकते हो। अब यह क्या है, क्या कि इंग्लिश के लिए हम ये जो इस वाले में से चिड़िया चहचहाने लगी होगी में से पहले ला देंगे। तो विल को ला देंगे पहले, तो क्या बन जाएगा, विल और यहाँ पे द लगा देंगे। तो द लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। यहाँ पे विल द बर्ड्स हैव बीन स्टार्टेड चर्पिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, विल द बर्ड्स हैव स्टार्टेड चर्पिंग बिफोर द सन राइजेस। और यहाँ पे आपको सेंटेंस बन सकता है, एक काम आप यहाँ पे कंफ्यूजन, एक काम, स्टार्टेड चर्पिंग अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, स्टार्टेड, एक मिनट यार, चर्पिंग ये वाला जो सेंटेंस अगर आप हटाना चाहते हो जैसे यहाँ पे, तो आप ये कर सकते थे, ठीक है। ऐसे भी विल द बर्ड्स हैव चर्प्ड बिफोर द सन राइजेस, ऐसा भी आप लिख सकते हो, बट उतना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको हटाना चाहूँगा और लिखना चाहूँगा ये स्टार्टेड चर्पिंग बिफोर द सन राइजेस। देखो यार, विल बर्ड्स, दो यूज हुआ है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो या कहीं पे आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विल बर्ड्स हैव, यहाँ पे आप ये देखो, द का प्रयोग होता है कुछ स्पेसिफिक बताने के लिए, कुछ स्पेशल फील कराने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विल बर्ड्स हैव स्टार्टेड चर्पिंग बिफोर द सन राइजेस। यहाँ पे ट्रांसलेशन के समय द का बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट अपना जो सेंटेंस है, हमारे बाहर निकलने से पहले किले का दरवाज़ा बंद नहीं हो चुका होगा। हमारे बाहर निकलने से पहले किले का दरवाज़ा बंद नहीं हो चुका होगा। अब देखिए, हमारे बाहर निकलने से पहले ख़त्म करिए, ठीक, किले का दरवाज़ा बंद नहीं हो चुका होगा, किले का दरवाज़ा बंद नहीं हो चुका होगा। किले का इंग्लिश होता है फोर्ट, FORT, फोर्ट मतलब किला होता है, घेराबंदी जो की जाती है। तो किले का दरवाज़ा, दरवाजे के लिए आप डोर भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे गेट हम बोलेंगे, GATE, गेट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए आप, किले का दरवाज़ा बंद नहीं हो चुका होगा, द गेट ऑफ द फोर्ट, गेट ऑफ फोर्ट, ऐसे आप यहाँ पे देखो, द गेट ऑफ द फोर्ट विल नॉट हैव क्लोज्ड बिफोर वी गो आउट या बिफोर वी लेफ्ट। यहाँ पे आप देखो, आप क्या करना है, द गेट ऑफ द फोर्ट, इतना तो आपको क्लियर है, सब्जेक्ट हो जाएगा अपना ये, द गेट ऑफ द फोर्ट, और उसके बाद हम विल नॉट हैव का प्रयोग कर देंगे, नहीं हो चुका होगा, नहीं बीच में आया तो विल, और नॉट का प्रयोग हम हैव से पहले कर देंगे, तो विल नॉट हैव क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। और उसके बाद हम यहाँ पे बिफोर लिखेंगे, और उसके बाद सिंपल जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बिफोर वी गो आउट, मतलब हम यहाँ से जाते हैं, यानी पे ये है हमारे बाहर निकलने से पहले, तो बिफोर वी गो आउट, या फिर आप इसको हटा के बिफोर वी लेफ्ट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बिफोर वी लेफ्ट, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों सही माना जाएगा। बिफोर वी लेफ्ट को ज़्यादा सही माना जाएगा, बट अगर आपकी इंग्लिश नहीं आती है यहाँ पे तो गो आउट भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके बाद जो अपनी ये सीरीज है वो खत्म हो जाएगी और हम कुछ नया लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो नमस्कार।